आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली ना मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक जो मशीन लर्निंग कवर की है ना, उसमें सबसे पहले तो रिग्रेशन को हमने देखा है। रिग्रेशन एनालिसिस में हमने लीनियर, मल्टीपल, पॉलिनोमियल, ठीक है। और फिर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो क्लासिफिकेशन में हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखा था सबसे पहले, और उसके बाद सपोर्ट वेक्टर मशीन SVM, और उसके बाद हमने देखा था डिसीजन ट्री, और फाइनली हमने देखा था रैंडम फॉरेस्ट। ये देखे थे। इसके अलावा भी और एल्गोरिदम होते हैं, जैसा कि आज हम एक एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है KNN, यानी के नियरेस्ट नेबर, ठीक है। तो ये भी एक एल्गोरिदम है और सुपरवाइज मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है, यानी कि इसके अंदर डाटा जो है वो लेबल्ड फॉर्म में होगा, यानी पहले से पता होगा कि हमारे जो है वो टारगेट, हमारी वैल्यूज़ किस तरह की हैं और किस चीज़ से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो आज हम इंशाल्लाह इस चीज़ को कवर करेंगे। कल हम इंशाल्लाह जो है वो इसी का ही एक और एल्गोरिदम है सुपरवाइज मशीन लर्निंग का, जिसको कहते हैं NB, यानी नाइव बेस, ठीक है। और दो एल्गोरिदम ये हो जाएंगे, दो हम पढ़ लेंगे अनसुपरवाइज के। अनसुपरवाइज को अभी तक हमने टच नहीं किया, ठीक है। तो उसके दो एल्गोरिदम हम पढ़ लेंगे। एक का नाम है KMC, के मीन्स क्लस्टरिंग, क्योंकि क्लस्टर्स बनते हैं ना, उसमें पता डाटा लेबल्ड नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता कि डाटा किस फॉर्म में है, सिर्फ हमें इनपुट वैल्यूज़ पता होती हैं। और एक और हमारे पास है एक एल्गोरिदम है HC, यानी हिरारिकल क्लस्टरिंग, ठीक है। इन दोनों को हम कवर कर लेंगे। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि PC है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, उसको भी हम थोड़ा सा कवर कर लेंगे आगे जाके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि लास्ट टाइम सिलेबस में थी, इस दफ़ा नहीं थी, लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास कोई चीज़ बाकी नहीं रह जाएगी पीछे कि हमने ये चीज़ छोड़ दी है। ऐसे तो अब आगे जाके और भी नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, स्पेशली डीप लर्निंग में तो बहुत कुछ आ गया है। तो लेकिन मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इतना कुछ पढ़ लिया है कि मेरा ख्याल है कि आप अपने आप को एक ML इंजीनियर कह सकते हो एक तरह से, ठीक है। तो ये है कि आज बस इसका स्टार्ट करते हैं कि के नियरेस्ट नेबर क्या होता है। पहली चीज़ तो कंफर्म है कि ये सुपरवाइज्ड है, यानी इसके अंदर जो डाटा है वो लेबल्ड फॉर्म में हमें होना चाहिए लाजमी। अच्छा, दूसरा है बेसिकली नियरेस्ट नेबर। थोड़ा यहीं से अंदाज़ा हो रहा है कि हम बेसिकली डाटा में नेबर डाटा पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और उसकी बेस पे हम क्लासिफिकेशन परफॉर्म करेंगे। तो हमारे पास जो एग्जांपल होगी वही हमारी फेमस एग्जांपल आयरिस की हम लेंगे। आयरिस का आप सबको पता है कि आयरिस डाटा सेट एक ऐसा डाटा सेट है जिसमें हमारे पास जो है वो 3 तरह की स्पीशीज़ होती है। आयरिस एक फ्लावर है, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास 3 तरह की स्पीशीज़ होती हैं, जो कि पहली स्पीशीज़ है सेथोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका। उसी की हम क्या करेंगे, डाटा सेट को लेंगे, उसके हम क्या करेंगे, सिंपल उसकी ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग करने के बाद उसमें एक नया डाटा पॉइंट एंटर करेंगे अपनी मर्जी से, और फिर उससे पूछेंगे कि ये बताए कि ये डाटा पॉइंट किस ग्रुप का रेलेवेंट है, यानी किस ग्रुप में इसकी ज़्यादा नेबर फाइंड होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कवर करेंगे। थोड़ा सा हम ज़रा टेक्निकल चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है KNN इज़ अ सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, ठीक है। और KNN काम कैसे करता है? KNN assumes the similarity between new data and available cases and put the new data into the कैटेगरी। वो क्या करेगा, सबसे पहले तो आप जैसे ही उसको डाटा प्रोवाइड करोगे, लेबल्ड हुआ हुआ ऑलरेडी, उसको पता चल जाएगा। आप ग्राफ बना सकते हो कि आपको ग्राफ में ग्रुप्स मिल जाएंगे कि ये बेसिकली एक ग्रुप है, ये बेसिकली दूसरा ग्रुप है। अब होगा क्या, उस मॉडल को हम उस डाटा के ऊपर फिट कर लेंगे, यानी ट्रेन कर लेंगे। ट्रेन करने के बाद जब नई प्रिडिक्शन करवाएंगे हम, तो नई प्रिडिक्शन के लिए हम नया डाटा पॉइंट उसको देंगे, ठीक है। जैसे लेट से हमारे पास एग्जांपल यहीं से ले लेते हैं कि अब हमारे पास क्या है कि लेट से मेरे पास एक डाटा है, ठीक है। उस डाटा को मैंने क्या किया, सिंपल स्कैटर प्लॉट कर दिया, फिलहाल कुछ भी नहीं किया, ठीक है। स्कैटर प्लॉट में मेरे पास एक तो ये वाली कैटेगरी मुझे मिल गई और एक ये वाली मिल गई। मतलब मुझे नजर आ गया कि कुछ डाटा पॉइंट्स एक तरफ लाई कर रहे हैं, कुछ डाटा पॉइंट्स एक तरफ लाई कर रहे हैं। तो मैंने खुद से अज्यूम कर लिया ये चीज़ कि ये बेसिकली एक कैटेगरी हो सकती है और ये एक दूसरी कैटेगरी हो सकती है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने क्या करना है, सबसे पहले अपने मॉडल को ट्रेन कर लेना है कि ये सारी वैल्यूज़ हैं, तुम इस पर ट्रेन हो जाओ, ठीक है। ट्रेन करने के बाद जब एक नया डाटा पॉइंट खुद से एंटर करेंगे बीच में, और कहीं भी हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है बीच में हो, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले पूछेगा K की वैल्यू बताओ। अब K की वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, ठीक है। हम खुद से कहते हैं कि भाई K की वैल्यू 5 रख लो, या 6 रख लो, या 3 रख लो, या 2 रख लो, या फिर 7 रख लो, ठीक है। तो K क्या है, K बेसिकली नेबर है,
यानी हम किसी नए मोहल्ले में जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जो आसपास वाले हमारे जो घर होते हैं ना, उनसे ज़रा हेलो हाय करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी क्या करेगा, जो नियरेस्ट उसके जो पॉइंट्स होंगे ना, जैसे मिसाल के तौर पे ये वाला जो पॉइंट है हमने एंटर किया है खुद से, उसके बाद वो क्या करेगा, जो नियरेस्ट डाटा पॉइंट है ना, जो करीब वाले जो नेबर है उसके, उनसे क्या करेगा, राब्ता करेगा। राब्ता कैसे करेगा, यानी उनसे डिस्टेंस फाइंड करेगा। मशीन लर्निंग के केस में इक्लूडियन डिस्टेंस निकाल लेगा अपने नियर बॉय पॉइंट से, यानी जो नेबरिंग पॉइंट्स है उनके साथ, ठीक है। जिसका डिस्टेंस कम होगा उस नए डाटा पॉइंट का, उससे दोस्ती जोड़ लेगा और उसी के क्लस्टर में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी हो गई क्लासिफिकेशन, ठीक है। अभी डाटा पॉइंट बेसिकली तो हमारे पास कोई वैल्यूज ही होती है एक्स वाई कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, तो वो प्लॉट होगा। प्लॉट होने के बाद जिसका डिस्टेंस जिस नियर बाय पॉइंट्स के साथ कम निकलेगा, तो वो जो है बेसिकली उसी के साथ अपनी कैटेगरी जोड़ लेगा। तो ये बेसिकली जो आपका KNN एल्गोरिदम है इस तरह काम करता है, ठीक है। समझ आया, बड़ा आसान सा एक इसका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे एक बात और भी लिखी है कि मोस्टली हम इसको क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि ये रिग्रेशन के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर इसको क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, और इसको हम लेजी लर्नर एल्गोरिदम भी कहते हैं, ठीक है। ये पहला ऐसा एल्गोरिदम है मशीन लर्निंग का जो थोड़ा सा सुस्त है, क्योंकि पहले क्या करता है, ये सबसे पहले जो है ना नियर बाय पॉइंट फाइंड करेगा, फिर उनसे डिस्टेंस निकालेगा, फिर अपना एक जहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगी ना, मिसाल के तौर पे इस केस में मेरी K की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5, ये मैंने खुद से देनी है। मैंने कहा कि 5 नेबर ढूंढो अपने आसपास, तो वो क्या करेगा, नियर बाय 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 नेबर से इक्लूडियन डिस्टेंस निकाल लेगा, ठीक है। जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस कम आएगा ना, तो उसके साथ अपनी कैटेगरी जोड़ लेगा। हाँ, के बेसिकली इज द नंबर ऑफ नेबर्स, कितने होंगे, ठीक है। ये खुद से देना है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, ये हमने खुद से देना होता है, ठीक है। और इसके लिए बस एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि बहुत कम वैल्यू भी नहीं देनी कि 1 ना दे दो, 1 से क्या होगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वैल्यू भी नहीं देनी, ठीक है। मिसाल के तौर पे किसी ने 20 दे दी उठा के, तो वो फिर ये है कि हो सकता है आपका एरर आ जाए या उसको गलत प्रिडिक्ट कर दे, ठीक है बस। और इसलिए बहुत ज़्यादा भी नहीं देनी, बहुत कम भी नहीं देनी। 3 4 मिनिमम 3 रखते हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 4 रख ले, 5 6 7 8 कहते हैं कि अप टू 10 तक ठीक है। उससे ज़्यादा हो तो वो फिर ओवरफिट होना शुरू हो जाती है चीज़। तो ये बेसिकली क्या होता है कि अपने नेबर के आसपास डिस्टेंस फाइंड करेगा, और जिसके साथ उसके डिस्टेंस कम मिलेगा, जिस पॉइंट के साथ, उसको अपने साथ अटैच कर लेगा, ठीक है। तो इस बेस पे काम करता है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे कुछ ज़रा टेक्निकल फॉर्म में लिखी है कि सबसे पहले क्या करेगा, फर्स्ट चूज नंबर ऑफ नेबर्स, ठीक है। और सो हम अपनी मर्जी से हिट एंड ट्रायल की मदद से K की वैल्यू सेट कर देंगे, और उसके बाद कैलकुलेट कर लेगा मॉडल ड्यूरिंग फिटिंग कि इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या होना चाहिए। और उसके बाद वी गॉट 3 नेबर्स इन कैटेगरी बी, क्योंकि हमारी कैटेगरी जो बी थी उसमें हमें 3 नेबर मिल गए जो करीब थे, जबकि जो कैटेगरी ए थी उसमें हमें 2 नेबर मिले जो कि करीब थे इक्विवेलेंट डिस्टेंस की बेस पे। तो जहाँ ज़्यादा मिले हैं वहाँ उसके साथ वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा फिर अब अच्छा, इसकी वैल्यू ना नॉर्मली कोशिश की जाती है कि ऑड नंबर में रखी जाए। एक चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो इवन में समटाइम मसला होता है कि हो सकता है दोनों में 2 2 मिल गए, तो अब वो कहाँ जाएगा तो ये चीज़ भी होती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पे K की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ऑड होगी। तो एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि तो हमें नेबर मिल जाते हैं, तो सो न्यू डाटा पॉइंट बिलोंग्स टू कैटेगरी बी, क्योंकि 3 उसको बेसिकली वहाँ मिल गए, ठीक हो गया। समझ आया ये काम कैसे करता है। इसकी मैथ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ में जो है सिंपल वही चीज़ें होंगी। हमारे पास सारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स प्लॉट होंगे, इक्विवेलेंट डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो निकलेगा कि जो इनिशियल पॉइंट माइनस लेटर पॉइंट, उसके बाद उसका स्क्वायर करना, फिर अंडर स्क्वायर करना, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म भी इसकी हो सकती है। वो जो CS के लोग हैं वो आगे जाके ये चीज़ मशीन लर्निंग में पढ़ते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कोडिंग से ये चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल कोडिंग कोई डिफरेंट नहीं है, आप लोग पहले कर चुके हो, ठीक है। एक आधी लाइन डिफरेंट होती है, वो आपको समझ आ जाएगी। डाटा सेट कौन सा है, एरिस का है। करना क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, क्रिएट मॉडल, ऐसा मॉडल बनाना है दैट कैन क्लासिफाई डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एरिस यूजिंग KNN, आल्सो प्रेडिक्ट ऑन न्यू वैल्यूज। न्यू वैल्यूज ये हमारे पास 3। तो हम क्या करेंगे, पहले अपने मॉडल को ट्रेन कर लेंगे, ट्रेन करने के बाद नई वैल्यूज पे प्रेडिक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली लाइब्रेरीज का ही होगा। तो पांडास इंपोर्ट कर ली, मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट कर लिए, डाटा सेट में से आयरिस को हमने जो है वो इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि हमारे पास CSV फाइल नहीं है अवेलेबल।
और ये डायरेक्ट हमारे पास डाटा सेट sklearn के अंदर ही मौजूद है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, क्लासीफायर को उसको इंपोर्ट करना है। तो हम यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी एक स्टेटमेंट है, फ्रॉम sklearn डॉट नेबर्स इंपोर्ट के नेबर्स क्लासीफायर। ठीक है, ये बेसिकली सारा छोटे में है, के छोटा है, एन बड़ा है और सी आपका कैपिटल है। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये आपका जो क्लासीफायर है ये इंपोर्ट हो जाएगा थ्रू लाइब्रेरी, थ्रू sklearn। उसके बाद ये सबको पता ही है, टेस्ट ट्रेन स्प्लिट करना होता है हमें। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, आयरिस को लोड करेंगे। आयरिस को लोड करने के बाद अगर इसको एक्सप्लोर करना है, वैसे तो काफ़ी दफ़ा एक्सप्लोर कर चुके हैं हम, शेप चेक कर सकते हो कि 150 हमारे पास रोज़ हैं, 4 कॉलम्स हैं। 150 का मतलब है हमारे पास 150 इस तरह की एंट्रीज हैं। ये तो 3 है ना हमारे पास, और 4 कॉलम्स यही वाले हैं। पहला कॉलम आपका सेपल लेंथ का होगा, दूसरा सेपल विड्थ का होगा, तीसरा पेटल लेंथ और आखिरी वाला पेटल विड्थ। अभी सेपल पेटल सबको पता है, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं और उसका जो फूल का जो एरिया होता है उसकी लेंथ और विड्थ उन्होंने फाइंड की हुई है, और ये सारी वैल्यूज सेंटीमीटर में है। तो टारगेट नेम्स कौन से हैं, हमारे पास 3 टारगेट नेम है, लेकिन बाय डिफॉल्ट डाटा सेट में इंक्लूड नहीं होते, वो आप खुद से आगे ऐड करते हो। तो टारगेट नेम्स कौन कौन से हैं, सेथोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका। तो यहीं से हमें एक चीज़ का अंदाज़ा होता है कि ये बेसिकली एक अरे है। तो अरे में जो इंडेक्सिंग अगर की जाए तो ये 0 नंबर पे है, ये 1 पे है और ये 2 पे है। यानी अगर आपका आंसर 0 1 की फॉर्म में आए, 0 आए, तो आप समझ जाना कि सेथोसा है, या फिर आप इसको प्रॉपर इफ एल्स के जरिए अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो कि अगर आपका ये आंसर आता है 0 तो कह दे कि प्रिंट सेथोसा। और उसके बाद फीचर्स नेम्स, यही 4 फीचर्स हैं हमारे पास कि उसकी लेंथ, विड्थ, पेटल की लेंथ और पेटल की विड्थ। तो ये चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो डाटा को। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका डाटा फ्रेम बना लो, क्योंकि हम पहले क्या चाह रहे हैं, हम पहले चाह रहे हैं कि इस तरह का ना एक प्लॉट बना लें। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं होती, जस्ट हमें क्लासीफाई करना चाहिए और उसके बाद प्रेडिक्शन, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि ये सारे पॉइंट्स किस तरह से दिखते हैं अगर हम इस तरह का प्लॉट बनाएं बिफोर क्लासिफिकेशन। तो हम क्या करेंगे, उसका डाटा फ्रेम बना लेंगे। डाटा फ्रेम में हमारे पास हम क्या करेंगे, एक्स वाई वैल्यूज़ देनी होती है। हमने एक्स, हमारा जो डाटा था आयरिस का, वो डाटा डॉट डाटा में पड़ा हुआ था, और जो कॉलम्स हैं वो हमारे फीचर्स नेम। फीचर्स नेम कौन से हैं, ये हमारे ये वाले। ठीक है, तो कॉलम्स फीचर्स नेम आ जाएंगे और डाटा कहाँ से उठाएगा, सारा आयरिस डाटा में से जो हमने यहाँ पे लोड किया है। अच्छा, तो ये आपके पास डीएफ, इसका एक डाटा फ्रेम कन्वर्ट हो गया सिंपल, यानी ये इस तरह से आपके पास एक कॉलम्स और रोज की फॉर्म में आ गया। अब हम चाहते हैं कि इसका आखिरी कॉलम टारगेट भी ऐड हो जाए, ताकि अंदाज़ा हो जाए कि ये किस कैटेगरी, किस क्लास से बिलोंग करती है। तो टारगेट भी इसी के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जस्ट टारगेट के नई एक नाम से इसी को इस डाटा फ्रेम में एक पूरी कॉलम ऐड कर देंगे। तो कॉलम ऐड करने के बाद आपके पास जो है वो एक कॉलम का इजाफा हो जाएगा, यानी 0 1 2 की फॉर्म में आपके पास टारगेट वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब अगर हम पूरे डाटा सेट को खोल के देखें ना, मुख्तलिफ वैल्यूज़ को खोल के देखें, तो हमें पता चलेगा जो फर्स्ट 50 आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं वो सारी सेथोसा से बिलोंग करती हैं, और जो 50 से ऑनवर्ड 100 तक है वो सारी आपकी किससे बिलोंग करती हैं, वर्सिकलर से, और जो आगे 100 से ऑनवर्ड है वो सारी बिलोंग करती हैं वर्जिनिका से। ये बेसिकली आप डाटा सेट को पूरा देख सकते हो। डाटा सेट को देखने का तरीका ये होता है कि या तो आप क्या करो, सिंपल डीएफ लिखो और आगे लिख दो 40 से 45 तक मैं सारे कॉलम्स देखना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम्स चेक कर सकते हो। मैंने आपको जो पीडीएफ फाइल दी ना उसमें ये सारी चीज़ें हुई हैं ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे नोट नहीं की है। तो आप कोई स्पेसिफिक कॉलम्स भी देख सकते हो कि मैं ये वाला हेड देखना चाहता हूँ, बिलो से देखना चाहता हूँ, या बीच में से कोई देखना चाहता हूँ, तो आप उनकी इंडेक्सिंग की वैल्यू दोगे तो वो बीच में से सारी नज़र आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, इनके 3 सेट बना देंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, इस तरह का एक स्कैटर प्लॉट बनाना है। तो हमने कह दिया कि डीएफ डाटा फ्रेम 0, उसमें पहली 50 वैल्यूज़ होंगी, फिर आगे 50 से 100 की डीएफ 1 में होंगी, और जो आगे 100 से ऑनवर्ड है 150 तक वो सारी किसमें होंगी, डीएफ 2 में होंगी। अब इसका सबको आइडिया होगा कि ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली स्लाइसिंग ही हो रही है एक तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल प्लॉट करना है हमने। प्लॉट करने के लिए पीएलटी हमने मैटप्लॉटलिब को ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद सिंपल स्कैटर की कमांड है, और हम क्या करेंगे, अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू पेटल लेंथ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, 2 तरीके हैं, या तो आप विद रिस्पेक्ट टू सेपल लेंथ और सेपल विद प्लॉट कर लो, या फिर क्योंकि 2 ही प्लेन है ना हमारे पास, एक्स और वाई। 3D या 4D में तो हम काम कर ही नहीं रहे, हमारे पास 2 प्लेन है, एक एक्स है और एक वाई है। तो 2 ही वैल्यूज हम ले सकते हैं, चारों फीचर्स तो नहीं ले सकते। तो या तो विद रिस्पेक्ट टू सेपल लेंथ सेपल विड्थ कर लो,
या फिर विद रिस्पेक्ट टू पेटल लेंथ और पेटल विड्थ कर दो, या फिर इस तरह भी कर सकते हो कि सेपल की विड्थ ले लो और पेटल की लेंथ ले लो। तो हमने क्या चूज़ किया है, पेटल की लेंथ और पेटल की विड्थ मैंने इस तरह किया। आप इसको इस तरह भी कर सकते हो कि सेपल लेंथ ले लो और सेपल विड्थ ले लो और फिर देखो किस तरह से क्लस्टर्स उसके जो ग्राफिंग है, ग्रुपिंग है वो बनती है। तो हमने क्या किया, DF0 में पेटल लेंथ और पेटल विड्थ को ऐड किया, इसका कलर चेंज कर दिया ग्रीन, मार्कर भी चेंज कर दिया प्लस के साथ, यानी उसका जो डाटा पॉइंट होगा वो डॉट के साथ नहीं बनना चाहिए, वो प्लस के साथ बनना चाहिए ताकि तीनों में डिफरेंस नजर आए। उसके बाद दूसरा स्कैटर प्लॉट किया DF1 का। DF1 में भी पेटल लेंथ पेटल विड्थ, ठीक है, कलर कर दिया ब्लू, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, मार्कर इसको डॉट ले लिया ताकि हमें डॉट की फॉर्म में नजर आए। और उसके बाद तीसरा स्कैटर प्लॉट हमने किया पेटल लेंथ पेटल विड्थ, इसका कलर कर दिया रेड और मार्कर इसका कौन सा ले लिया, स्टार साइन। तो अब जब इसको हम शो करवाएंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारा डाटा ऑलरेडी लेबल्ड हुआ है, इसीलिए हमें यहाँ पे 3 जो है वो कैटेगरीज मिल गई हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, इस डाटा के ऊपर मॉडल को ट्रेन करना है ताकि जब हम नया डाटा पॉइंट दें उसको वो प्रिडिक्ट कर सके। तो अब क्या करोगे, ये हमने चेक कर लिया थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए। ये ना वैसे नेसेसरी स्टेप नहीं होता, अगर तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहा जाए कि आपने बिफोर क्लासिफिकेशन ये काम करना है तो आप कर सकते हो। तो अगर नहीं कहा जाए तो ज़रूरी नहीं होता, अगर पेपर में लिखा हुआ ही नहीं है कि आपने बिफोर क्लासिफिकेशन आप उसको विजुअलाइज करके दिखाएं, तो अगर लिखा है तो कर लो, नहीं है तो फिर मर्जी आप। अच्छा, अब क्या करना है, अगला स्टेप क्या होता है, एक्स वाई, ठीक है। एक्स हमारे पास डाटा है, वाई हमारे पास टारगेट वैल्यू जो ये आखिर में बनाई थी हमने, और उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का पूरा फार्मूला लगाया एक्स वाई, और टेस्ट साइज मैंने रखा है 20%, आप 25 रख सकते हो, 30 रख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है यहाँ पे 25%, यानी अगर हम ये वाली वैल्यू ना दें तो 25% वो खुद ही चूज़ कर लेगा उसको। अच्छा, ये हमने कर लिया। आगे लेंथ चेक कर सकते हो कि उसने किस तरह डिवाइड किया है, सिंपल है कि 120 उसने ट्रेनिंग साइज रख दिया और टेस्टिंग साइज में 30 रख दिया। और उसके बाद अगली बारी होती है हमारी मॉडल को अप्लाई करने की। मॉडल बनाया वेरिएबल, ये चीज़ हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं यहाँ पे, के नेबर क्लासीफायर, और उसमें बेसिकली सिंपल एक आर्गूमेंट देना होता है हमने कि n नंबर्स यानी k की वैल्यू हम k इज इक्वल टू करके नहीं देते, ये गलत है, हम इस तरह देते हैं यहाँ पे n नेबर्स, इसका मतलब है k की वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने दी है 6। अच्छा, ये ना भी दो तब भी चल जाएगा, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो 5 होती है, यानी अगर आप ये वाला जो आपकी ब्रैकेट्स हैं इसमें कोई आर्गूमेंट पास नहीं करते, खाली छोड़ देते हो, तब भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू चूज़ कर लेगा, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगी वो होगी n इज इक्वल टू यानी k इज इक्वल टू 5। मैंने 6 रखी है थोड़ी डिफरेंट करने के लिए। अच्छा, देखा ना, ये मैं सोचना चाह रहा था कि तुम लोग अटेंटिव बैठे नहीं बैठे, तो ये वाली बात है। 7 वैल्यू रखनी है, और उसके बाद फिट कर दिया। फिट किस पे करेंगे, ट्रेनिंग पे, और स्कोर किस पे लेंगे, टेस्टिंग पे। तो टेस्टिंग पे स्कोर लिया, कितना आया 93%। और वाई प्रेड, ये बेसिकली हमने क्या किया है, पहले हम जो अपनी एक्चुअल प्रेडिक्शन है ये वाली, इसको करने से पहले आप क्या करोगे, टेस्टिंग डाटा पे प्रेडिक्ट करके देख लो कि वैल्यूज़ क्या आती हैं, ठीक है। ये भी ऑप्शनल स्टेप होता है, ज़रूरी नहीं होता ये। टेस्टिंग डाटा पे प्रेडिक्ट करके देखो, उसको वाई प्रेड का नाम दे दो, क्या वैल्यूज़ आती हैं, उसको कंपेयर कर लो वाई टेस्ट के साथ कि हाँ जी ये सारी वैल्यूज़ इक्वली आ रही हैं, कि यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। हो सकता है कि आगे कोई एक आधी वैल्यू गलत भी आ जाए, क्योंकि हमारी एक्यूरेसी कितनी है 93% है, कोई बीच में एक आधी वैल्यू गलत भी हो सकती है। तो ऑलमोस्ट मॉडल ठीक है हमारा, ठीक है। और अब क्या करना है, अब नया डाटा पॉइंट जो कि उस में से बिलोंग नहीं करता उसको एंटर करने की बारी है। प्रेडिक्ट में आप क्या करोगे, एक अरे पास कर दोगे, ये वाली जो इस तरह करके 2D अरे बना के इसको प्रेडिक्ट में पास कर दोगे, तो वो बता देगा कि 0 है कि 1 है कि 2 है। अब 0 का मतलब क्या है, सेतोसा है, वर्सिकलर है या वर्जिनिका है, तो तीनों को बारी बारी करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये सारा बेसिकली KNN है, सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, और इसको परफॉर्म कर लो। और छोटा सा टास्क यही है कि मैंने तो इसको ड्रॉ किया था, इस ग्राफ को विद रिस्पेक्ट टू पेटल लेंथ, आप इसको विद रिस्पेक्ट टू सेपल लेंथ करके देखना कि किस तरह के क्लस्टर बनते हैं, और इस सारी सिस्टम का आपने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाना है।